6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का वाक़या होता है। अब उनको तो उनके सामने जो भी आए वो शुरू हो जाते हैं। मैंने जब माइक निकाला तो वो लोग मेरा माइक पकड़-पकड़ के जो बुरा भला कहना था वो कह रहे थे। नहीं, आपकी आँखों से लग रहा है कुछ ऐसी बीमारी है जो खुफ़िया है, आपको पता नहीं चलता। कि एक बंदा बस वही मुसलसल सबको एक ही दवाई दे रहे हैं। 2,500 तो मेरे पास नहीं, मेरे पास तो 500-600 है। इतना बुरा भला कहा मैं वो नहीं बता सकता आपको। वो आया, उसने बगैर पूछे प्याली में डाल दिया। अगर ये सीधी रहेगी तो हम डालते रहेंगे। वैसे भी ठग बहुत है, हर तरह की ठग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चन्ना ऑनलाइन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ खलील चन्ना। कहिए कैसे हैं आप, ठीक हैं? ये स्टाइल देखकर मुझे अपना पुराना दौर याद आ गया। जब मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में खबरें पढ़ता था तो इस तरह सा एक टेबल था और इस तरह से ये लैपटॉप और माइक और पूरा सेटअप ऐसे ही था और हम ऐसे बैठे होते थे। जैसे ही कैमरा ऑन होता था तो हम कहते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो एक और याद भी ताज़ा होगी। तो आज का जो ब्लॉग है वो क्वेटा के हवाले से है। ये तो आपको पता है कि बलूचिस्तान में जो हिंदू बिरादरी है वो जो बलूचिस्तान के बड़े शहर हैं वहाँ पर काफ़ी तादाद में आबाद है, उनकी अपनी कॉलोनीज़ होती हैं। तो क्वेटा में भी एक कॉलोनी है, वो लियाकत बाज़ार के बिल्कुल अक़ब में। उस कॉलोनी के इर्द-गिर्द चारदीवारी है, बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है। तो मुझे जो याद है वो मैं आपके सामने एक मंज़र पेश कर रहा हूँ। हुआ ये कि 1992 में यकीनन आपको याद होगा 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का वाक़या होता है। तो सुबह में जैसे ही लोग उठते हैं, ज़ाहिर वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मसला था। तो जब हम उस तरफ गए, वहाँ तो हमने देखा बहुत बड़ा हुजूम है और उस तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, हम दूसरे रास्ते से आ रहे थे, ये सामने से आ गए। अच्छा, हम ऐसी जगह फँस गए, ना हम आगे जा रहे थे, ना पीछे जा सकते थे। वो क्या कर रहे थे, जो चीज़ आई उसके ऊपर पथराव करते थे, जलाने की कोशिश करते थे। अब मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा कि हम तो बीच में आ गए कि लेकिन अब उनको तो उनके सामने जो भी आए वो शुरू हो जाते हैं। हम वहाँ उस कॉलोनी के जो हिंदू बिरादरी की कॉलोनी उसके बिल्कुल गेट के करीब पहुँच रहे थे, पथराव बहुत हो रहा था। खैर, मैंने एकदम मेरे ज़हन में एक बात आ गई, ड्राइवर साथ बैठा हुआ था, साथ वाली सीट में मैं बैठा हुआ था, पीछे हमारे इंजीनियर्स 2 बैठे हुए थे। तो माइक मेरे हाथ में था, टेप रिकॉर्डर मेरे हाथ में था, तो हम जो खड़े होकर रिकॉर्डिंग करते हैं तो प्रोड्यूसर के हाथ में होता है। तो मैंने एकदम क्या किया कि रेडियो का जो इंसिग्निया लगा होता है जिसमें लिखा होता है रेडियो पाकिस्तान, मैंने एकदम वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, बस वो माइक निकाला और शुरू हो गया, जी जी बोले आप क्या करें। वो हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत सारे नारे लगा रहे थे और पहले तो कुछ लोगों की कोशिश थी कि गाड़ी पर पहुंचे, फिर सबने कहा नहीं नहीं रेडियो रेडियो रेडियो। उसके बाद फिर अब रेडियो की अहमियत का भी अंदाजा आप इसे लगा लें कि लोग रेडियो से मोहब्बत भी करते हैं। खैर, वो मैंने जब माइक निकाला तो वो लोग मेरा माइक पकड़-पकड़ के जो बुरा भला कहना था वो कह रहे थे और वो समझ रहे थे शायद रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इस तरह से मेरी जान बची। तो ये माइक ने हमें बचाया। अगर मैं माइक न निकालता, दूर से पता नहीं चलता तो पथराव भी शुरू हो चुका होता। पता नहीं हमारा क्या हश्र होता। अल्लाह ताला का करम है, हम खैरियत से वापस आ गए। अच्छा, इसी लियाकत बाज़ार का एक वाक़या बताता हूँ आपको जो थोड़ा-सा आपके लिए भी यकीनन अहम होगा। हुआ ये कि वहाँ एक बाज़ार में कपड़े के दुकानदार थे, हिंदू थे, वहाँ पर मुझे याद आ गया, नंदलाल उनका नाम था। तो हम आते-जाते उनसे कपड़े लेते थे, दुआ सलाम हो जाती थी। वो सिंधी बोलते थे, तो मुझे भी ज़ाहिर मेरी मदर टंग सिंधी है। तो मैं उनके पास से निकला, कोई 4-5 दुकान आगे निकला तो एक बंदा खड़ा था, बिल्कुल खंभे के साथ टेका देके। अच्छा, और कोई आस-पास कोई बंदा नज़र नहीं आया मुझे, ना मेरे सामने गुज़र रहा था, ना मेरे पीछे। मैं अकेला ही वहाँ था और वो जो बंदा था वो भी अकेला ही था। तो जैसे ही मैं करीब पहुँचा तो अपने आप में थोड़ी-सी आवाज़ में, छोटी-सी आवाज़ में उससे कहा कि यार ये कितना बड़ा अच्छा खूबसूरत बंदा है और इसकी पता नहीं क्या है, ये बाल झड़ गए अभी इस उम्र में। अच्छा, मैं चूँकि यहाँ कराची में खबरें पढ़ता था और बालों के मामले में इस उम्र में तकरीबन 26-27 साल में हर इंसान कॉन्शियस होता है कि यार बाल नहीं गिर जाएँ। तो मैं तो वैसे ही खबरें पढ़ता था कि बाल नहीं गिर जाएँ। तो मेरे कान पर ये बात पहुँची, मैं फ़ौरन पीछे मुड़ा। मैंने कहा, जी आपने मुझे कुछ कहा? कि हाँ, हाँ, वो मैं आपको देख रहा था, बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, आप बड़े स्मार्ट आदमी हैं। आपके बाल झड़ रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों झड़ रहे हैं? मैंने कहा, भाई पता नहीं। अरे भाई, हमें पता है ना, ये क्वेटा है, यहाँ का खुश्क मौसम है,
اور یہاں پر بہت سارے بال جڑتے ہیں، پانی خراب ہے اور بہت ساری بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ کے اچھا مجھے دیکھ کے کہنے لگے آپ کے آنکھوں کے جو نیچے ہیں وہ بھی ہلکے ہیں کچھ، آپ خدا نخواستہ بیمار شیمار تو نہیں ہے نا؟ میں نے کہا نہیں الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نہیں آپ کی آنکھوں سے لگ رہا ہے کچھ ایسی بیماری ہے جو خفیہ ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، یہ گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کڈنی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو چلے خیر کوئی مسئلہ نہیں، بہرحال آپ کا بالوں کا میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ مجھے میرے باپ بڑے حکیم تھے، تو میں تو یہاں اسی دکان میں کام کرتا ہوں، تو ایسے ہی میری آپ کو دیکھ کے مجھے نہیں لگا کہ میں نے کہا آپ کے ساتھ ہی میں آپ کو شیئر کروں۔ تو میں نے کہا کیا ہوا خیریت؟ کہتے ہیں ہاں بالوں کے لیے ایک جو خمیرہ آتا ہے، گاؤ خمیرہ کچھ ایسا نام لیا، اس میں کچھ چیزیں ملاتے ہیں، ایران سے آتی ہیں، افغانستان سے آتی ہیں، تو وہ ایک نسخہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں، 2-3 ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا، 2 پتہ نہیں 3 نام بتائے اس نے، اب وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یار یہ کیسے نام ہے، اب یاد کیسے کروں گا؟ اس نے کہا اچھا چلے کوئی آپ پاس کوئی کاغذ قلم ہے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، وہ آپ لے لیں، کہیں سے بھی لے لیں، لیکن آپ کو ملیں گے یہاں کوئٹہ سے اور کہیں نہیں ملیں گی کیونکہ یہاں پر یہ دکانیں ہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا پھر دکانیں کہاں ہیں بتائیں تو وہیں سے لے لیتے ہیں۔ تو کہنے لگے اچھا چلے ٹھیک، آپ جائیں اس پچھلی گلی میں، چوتھی پانچویں دکان ہوگی، 4-5 دکان ہیں، آپ ایسے کریں چلے میں آپ کو خود لے کے چلتا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا بڑا ہمدرد شخص ہے، مجھے لے کے چلا، راستے میں بتا رہا ہے کہ بھائی آپ بہت اچھے آدمی ہیں، مجھے بڑا اچھا لگا۔ خیر میں نے کیا کیا، میں نے کہا کہ اس وہ بھی کہنے لگے کہ آپ مجھے ضرور دعائیں دیجیے گا، اور آپ کو اگر اچھا مجھے بتائیں کہ اگر آپ ٹھیک ہو جائیں اور آپ کے سارے معاملے حل ہو جائیں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ کوئی تحفہ تو دیں گے نا؟ تو میں نے کہا ابھی آپ کو تحفہ چاہیے؟ نہیں 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 نہیں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے نا، آپ جہاں بھی ہوں گے تو میرے اسی ایڈریس میں آپ کو دے دوں گا، آپ کے ساتھ میری دعا سلام ہو گئی، تو آپ مجھے بس اپنے علاقے کا کوئی خوبصورت تحفہ جو بھی آپ سمجھیں وہ دے دیجیے گا، بھیج دیجیے گا۔ چلے اگر کچھ نہیں ہو تو آپ ایک کپڑوں کا جو سوٹ ہے نا، ایک جوڑا مجھے بھیج دیجیے گا۔ میں نے کہا ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ خیر وہاں ہم گئے، اسٹور کے پاس پہنچے، وہاں دیکھا رش لگا ہوا تھا، ایک ہی اسٹور تھا، 4-5 اور نہیں تھے۔ تو وہاں کیا ہوا کہ ایک بندہ بس وہی مسلسل سب کو ایک ہی دوائی دے رہے ہیں، اور لوگ سیدھے سادے لوگ بھی، کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی، اکثر کوئٹہ میں باہر کے لوگ زیادہ آتے تھے گھومنے پھرنے کے حوالے سے بھی، اور کچھ فورسز کے حوالے سے بھی، اور جو نوکریاں کرتے ہیں وہ۔ تو اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ فوراً کہہ رہا اچھا بھائی یہ گاؤ خمیرہ کے جو ہے نا ڈبیا، تو اس میں یہ میرا بھائی ہے، اس کو وہ والی دوائی دو، ایک نام لے رہا تھا۔ اچھا ڈال دیا، پیلے کلر کا کوئی پاؤڈر تھا، پھر دوسری کوئی گرین کلر کا پاؤڈر تھا، 4-5 اس نے ڈالے۔ اچھا میں نے اس سے، غلطی میری یہ تھی، میں نے پوچھا نہیں کہ یہ کتنے کی آئیں گی۔ خیر اس نے کہا جی اچھا یہ لے لیں، بند کر کے دے دیا، ہاں جی 2500 کا دے دیں۔ میں نے کہا 2500؟ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا بھائی 2500 تو میرے پاس نہیں، میرے پاس تو 500-600 ہے، مجھے کیا پتا، اور یہ اتنی بڑی دوا مطلب میں کیسے لے سکتا ہوں؟ اتنی سی ڈبیا تھی چھوٹی، اور اس میں 4-5 اس میں سفوف ملا دیے، 2500۔ کہنے بھائی یہ تو بہت مہنگی ہے، یہ ماشا تولا اس وزن میں آتی ہیں، یہ عام دوا تو ہے نہیں، اور آپ دیکھیے گا کیا ہوگا۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں لینی، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ اب وہ جو بندہ وہاں کھڑا تھا وہ بڑا پریشان بھی ہوا، پریشان کیا ہوا بلکہ غصہ کر رہا تھا مجھ میرے اوپر، وہ حاوی ہو جاتے ہیں نا باہر کا آدمی دیکھ کر۔ میں نے کہا اچھا میرے پاس ابھی پیسہ نہیں، چلے میں آپ کو دلا دیتا ہوں، آ جائیں یہاں سے۔ خیر وہ کر لیں گے، ان کو دکاندار کو کہا اچھا بھائی یہ رکھیں میں پیسے لے کے آ رہا ہوں۔ وہ آیا میرے ساتھ، تو میں اسی وہ جو نند لال کپڑے کا جو دکاندار تھا اسی کے پاس گیا، تو میں نے یہ باہر کھڑا رہا، میں نے کہا یار ایسا ایسا مسئلہ ہے، مجھے پیسے چاہیے، مجھے تو پتہ نہیں تھا اتنے پیسے لگیں گے، لیکن بہرحال اب اس نے بل بنا دیا تھا۔ کہنے لگا اچھا آپ بھی پھنس گئے؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، یار میں کیا کروں، کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے کس نے آپ کو دلائی، کون ہے؟ میں نے کہا ادھر باہر بندہ کھڑا ہے۔ اچھا وہ نکلا دکان سے باہر، دیکھا وہ کھڑا ہے سائڈ پہ، اس کو بلایا، اس کو بلا کے اور جو اس کے ساتھ چڑھائی کی اس نے، اتنا برا بھلا کہا میں وہ نہیں بتا سکتا آپ کو۔ اس نے کہا آپ یہ تو ہمارے دوست ہیں، مہمان ہیں، اس کو آپ لوٹ رہے، اس کے ساتھ دغا کر رہے، بے ایمان آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ حرام کھاتے ہیں سارا دن، اور یہ جھوٹی دوائیں سب کچھ۔ تو میں تو ان کو دونوں کو دیکھتا رہا، میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو پکا دیا اور اس سے بولا جاؤ ابھی آئندہ نہیں آنا یہاں، ٹھیک ہے؟ اچھا وہ تو خیر معافی طلبی کر کے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میں نے شکر ادا کیا، میں نے کہا یار
बस क्या कर सकते हैं। तो एक और वाक़या मेरे ज़हन में याद आ गया क्वेटा के हवाले से। क्वेटा के लोग बड़े रिवायती हैं, बड़ी अच्छी-अच्छी रस्में हैं। मैं चूँकि ओबी में था, मैंने आपको बताया कि आउटडोर ब्रॉडकास्ट गवर्नर के साथ, वज़ीर आला के साथ, वज़ीर आज़म, सदर, उनकी जितनी भी कवरेज होती थी तो रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न करता था। तो इन दोनों की जो टीमें होती थी वो मुसलसल गवर्नर हाउस में और वज़ीर आला हाउस में रहती थी। मैं एक टीम का हिस्सा था, गवर्नर हाउस में जो टीम होती थी। खैर, गवर्नर गुल मोहम्मद जोगदई थे उस वक़्त और स्पीकर थे बिस्मिल्लाह काकड़ साहब। बिस्मिल्लाह काकड़ साहब की वालिदा का इंतकाल हो गया, तो उनकी ताज़ियत के लिए गवर्नर साहब को उनके इलाके में जाना था। 40-50 किलोमीटर क्वेटा से दूर है, पशीन वाली साइड पे। तो हम उनके काफ़िले में थे, ज़ाहिर है हम ड्यूटी पर थे। खैर हम वहाँ पहुँचे तो बहुत बड़ा मैदान था, चारों तरफ लोग बैठे थे, बीच में मैदान खाली था, लोग नीचे बैठे हुए थे, सर्दियों के दिन थे। कहवा सबको पेश कर रहे थे। एक शख्स आया मेरे पास भी, प्याली मेरे हाथ में थमा दिया, कहवा डाल दिया। हमने भी आहिस्ता-आहिस्ता पीना शुरू कर दिया, फिर पी लिया। 5-10 मिनट के बाद फिर एक और शख्स आया। अच्छा, मैंने पी के प्याली नीचे रख ली सीधी। वो आया, उसने बगैर पूछे प्याली में डाल दिया। तो मैं उसको देखता रहा, मैंने कहा चलो खैर, वो प्याली में डाल के आगे निकल गया। मैंने कहा चलो बस मजबूरन पी लेते हैं, हम तो दूध चाय वाली दूध वाली चाय पीते हैं। खैर मैंने पिया, अभी पी के फिर रखा। फिर 7-8 मिनट के बाद एक और शख्स आया, वो जैसे डालने लगा तो मैंने जब उसको देखा तो मैंने कहा भाई मैंने 2 प्यालियाँ पी हैं। तो कह रहे हैं सर आप फिर ये प्याली आपको नहीं चाहिए? मैंने कहा नहीं, नहीं बस। तो कह रहे आप इसको उल्टा कर देना, अगर ये सीधी रहेगी तो हम डालते रहेंगे। ओह माय गॉड! मैं हैरान हो गया, अच्छा भी लगा। और मेरे साथ जो साथी इंजीनियर बैठे थे तो मैंने कहा यार आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कह रहे हैं यार मुझे तो ध्यान नहीं रहा। मैंने कहा शायद आप पी रहे हैं। तो बहरहाल ये अच्छी एक रिवायत है कि आप का एहतराम भी करते हैं और इस तरह से आपकी खातिर तवाज़ुन भी करते हैं। तो एक छोटा-सा वाक़या था ये वाला, और हिंदू बिरादरी वाला, और वो जो मेरे साथ फ्रॉड हो रहा था। क्वेटा में ऐसे वाक़यात हुए। आप सबसे गुज़ारिश है कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, जैसे ये जो बीमारियों का बताते हैं, आजकल कराची में भी बहुत हो रहा है, पिंडी में भी हो रहा है। मुझे एक दोस्त ने कहा जद्दा में भी ये हो रहा है, और वहाँ पर भी इस तरह के बड़े-बड़े लोग खड़े हैं वहाँ पर कोने पे। आप जो सीधे-साधे लोग ये ऐसी जगहों पे खड़े होते हैं जहाँ पर मुसाफिर लोग आते हैं, जिनको अंदाज़ा नहीं होता। तो मैं भी आपसे गुज़ारिश करूँगा कि जब आप सदर जाते हैं कराची में, मॉडर्न मार्केट जाते हैं या किसी और इलाके में, इस तरह के ठग आपको बहुत मिलेंगे। वैसे भी ठग बहुत हैं, हर तरह के ठग हैं और हर जगह ठग हैं। तो अल्लाह ताला तमाम ठगों से हमें महफूज रखे। आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि हर वीडियो जो मैं पेश करूँ वो आप तक पहुँच जाए। आपका बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।